लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी और 4 जून को मतगणना के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में ताल ठोक रहे हैं। सूत्रों की माने तो ओवैसी की एआईएमआईएम पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ऐसे में ओवैसी की चुनावी बिसात पर किसके मोहरे पिटेंगे और किसके मोहरे पीछे हटेंगे, ये बड़ा सवाल है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी पश्चिमी यूपी में बड़े सियासी तूफान की आहट करा रही है। ओवैसी की 11 सिपह सालार पश्चिमी यूपी के किलेबंदी को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें अपने नेता के आदेश का इंतजार है। ओवैसी का प्लान जैसे ही लॉन्च होगा, वैसे ही पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान और बढ़ जाएगा। पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ बरेली भी शामिल है। इन तमाम सीटों की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिनमें पूरा डाटा और 2019 के समीकरण, उसके पहले के समीकरण को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन्हीं तमाम हलचल पर ओवैसी के नेता पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। नाराज नेताओं के मन की बात भी टटोली जा रही है। कुछ नाराज नेताओं से ओवैसी के सिपहसालार भी मिल चुके हैं। बात कुछ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइनल होने में अभी सही तारीख और सही वक्त का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार न बनाने दिया जाए, मगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए और तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले प्रधानमंत्री की। तो हम लोग मजबूर हैं और हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत प्रयास किए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ पे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की घोषणा करेंगे। 20 से 25 सीटों पर लड़ेंगे। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भी एआईएमआईएम की धमक देखने को मिली। एआईएमआईएम की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पे उड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया मेयर का चुनाव जीते थे, लेकिन एआईएमआईएम के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर, हाथी की सवारी के सहारे उतरे हसमत मलिक चौथे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद एआईएमआईएम के जीते, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। इस जीत को सबने चौंका दिया और असदुद्दीन ओवैसी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। लोकसभा चुनाव में अब ओवैसी बीजेपी और विपक्ष के सामने नई चुनौती पेश करने की तैयारी में है। ओवैसी ने यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी अब पश्चिमी यूपी में 25 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली एआईएमआईएम विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी के वोट बैंक में कितनी सेंधमारी करेगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो सेंधमारी की कोशिश या फूट डालने की कोशिश इसे कहा जाए। जी हां, हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इससे चुनौती बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, क्योंकि प्रस्ताव पहले भी भेजा गया था, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर पहले कहा जा रहा था कि 20 सीटों को लेकर एक प्रस्ताव ओवैसी की तरफ से भेजा गया, जिसको इनकार कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और क्या ये उसी नाराजगी का नतीजा है कि अब इस तरीके से ओवैसी यूपी की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना चुके हैं? कितनी चुनौती, क्योंकि लोकसभा चुनाव की राह एक तरफ इंडिया गठबंधन, अब समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती हुई
नजर आ रही है, क्योंकि जिन सीटों का जिक्र किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। मनदीप सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्णा पंडित हैं, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद साजिद हैं, सपा से, समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर चारू मेहरोत्रा हैं, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत समाजवादी पार्टी से कर लेते हैं, मोहम्मद से। साजिद जी, अब कितनी, क्योंकि चुनौती और बढ़ गई है, जिस तरीके से इसे सेंधमारी की कोशिश की जाए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को लेकर, या फिर फूट डालने की कोशिश की जा रही है ओवैसी की तरफ से। साजिद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव 2022 में भी एआईएम ने लगभग यूपी में 100 कैंडिडेट उतारे थे। बिल्कुल। और उनमें 99 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, और एक प्रत्याशी उनके मजबूती से लड़े थे, जो शाह आलम और गुड्डू जमानी है, आजमगढ़ से, मुबारकपुर सीट से। वो आज के समय में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और अभी पिछले दिनों ही उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। 100 कैंडिडेट एआईएम के लड़े थे, और उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं, केवल 0.49%। हाँ। मैं कहूं तो ये वोट लगभग 4,50,929, और वो विधानसभा का चुनाव था, और ये तो लोकसभा का चुनाव है, और इसमें बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार, आवारा पशुओं, बेरोजगारी, देश पर बढ़ता डूबती अर्थव्यवस्था, देश पर बढ़ता कर्ज, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इसमें तो जो है वो एआईएम हो या अन्य दल हो, तो इतना मजबूत नहीं लड़ पाएंगे, मैं समझता हूं, क्योंकि जनता सब जानती है कि कौन क्यों लड़ रहा है और क्या इसके पीछे कौन है। नहीं, समाजवादी पार्टी पीडीए का राग अलाप रही है, और ये वही सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर ओवैसी ने ताल ठोकी है, जिन सीटों से लड़ने का ऐलान किया है। इन मुस्लिम बाहुल सीटों से वेस्ट यूपी में भी पिछली बार 2022 में, अभी 2 साल का ही समय हुआ है, ओवैसी जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं भी उनको 5,000 और 2,000, 3,000 नोटा से भी कम वोट मिले हैं हर सीट पर। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है, और ये चुनाव जो है वो संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, क्योंकि जनता जानती है कि संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है। उनके सांसद लगातार इस बात को कहते हैं। अभी भी पिछले दिनों कर्नाटक के एक सांसद ने कहा था कि 400 से अधिक सीटें आएंगी तभी हम संविधान खत्म कर पाएंगे। अनंत कुमार हेगड़े एक भाजपा के सांसद है। इसके अलावा भी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो चल रहा है, तो उसके भी पीछे मंशा यही है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और तब वो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी 1952, 57 और 67 तक एक देश एक चुनाव हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और इसके बाद ही जो है वो अलग अलग इसके लिए चुनाव आयोग बैठा हुआ है। तो ये संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, युवाओं को रोजगार देने का चुनाव है, उनकी बेरोजगारी दूर करने का चुनाव है, और झूठे जुमले और जो जुमलों की एक 10 साल बाद जो छोटी बहन आई है गारंटी, उसको बेनकाब करने का चुनाव है। तो मैं समझता हूं कि जनता जागरूक है, और इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेगी। और कहीं भी किसी भी जो दल इस तरीके से आ रहे हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं सब जानते हैं कौन है क्या है, चाहे और भी लोग हों, क्योंकि नहीं, सीट देने पर विचार करेगी क्या इंडिया गठबंधन का? अगर जिक्र करें तो ओवैसी को, एआईएम को क्या सीट देने पर कोई विचार विमर्श किया जा सकता है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो इन सब चीजों पर उनका मंथन चिंतन चल रहा है, लेकिन कौन कहाँ है, किसकी क्या जमीन है सियासी, तो वो वहीं तक रहे। अपनी सियासी जमीन जहां है वहां मजबूती से लड़ ले, और वहां भाजपा को रोक ले। यही बहुत बड़ी उपलब्धि और देश की जनता के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद होगा कि अगर ओवैसी जी आंध्रा में है, तेलंगाना में है, तो वहां बीजेपी को हरा दे और अपने मजबूती से लड़ ले, तो बड़ी बात है।
और एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। आप जहां बिल्कुल नहीं यहाँ है लेकिन मंशा वहां तो कुछ भाजपा और के ही नजर जिताने आ की रही कोशिश है, करेंगे जिस तो नाराजगी जनता के बेनकाब साथ कर देगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि ओवैसी की पार्टी ने जिन 7 सीटों पर ऐलान किया है लड़ने का, तो ये मंशा कुछ और ही नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं मनदीप सिंह का। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? इसे सेंध मारी की कोशिश की जाए समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में, या फिर फूट डालने की कोशिश की जा रही है ओवैसी की पार्टी की तरफ से? किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक नजरिए की बात है, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को लेकर किसी तरीके की कोई चिंता या अन्य पार्टियों को लेकर किसी चिंता में नहीं है, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। ये आपस में ही चुनौती बने हुए तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर एक धर्म विशेष की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस या अन्य दल हो। तो इनका चुनौती बनना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई मायने नहीं रखता है। ये कहीं चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं, के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 साल में किए गए कार्यों पर, भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों के बल पर जनता के बीच में, और जनता भी जान रही है। मैं इन्हीं के वोटर्स की बात करूं जो जिनको ये अपना वोटर्स मानते हैं, जिनको ये अपना हितैषी मानते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये उनके भी सच्चे हितैषी नहीं है। उसको भी इन्होंने वोट बैंक की तरह यूज करने का काम किया, इस्तेमाल करने का काम किया है। और रही बात ओवैसी जी की, तो वो तो हमेशा हिंदू समाज, सनातन समाज को गाली देने का काम, चाहे भारत माता को जय कहने का काम हो, कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे भारत माता को जयकारा नहीं लगाएंगे, चाहे राम जन्मभूमि के खिलाफ उनकी वक्तव्य रहे हो, चाहे सीए के खिलाफ हो, लोगों ने देखा है। तो अगर ओवैसी आते हैं या समाजवादी पार्टी आती है या कांग्रेस आती है या अन्य दल आते हैं, इनकी सबकी विचारधारा लगभग एकजुट से मिलती जुलती है। केवल होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज या इन धर्म विशेष के समाज का ज्यादा से ज्यादा अपने को नेता बन सके, अपनी ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश के तौर पर तो देखा जा सकता है, अगर नाराजगी इंडिया गठबंधन से है ओवैसी की। ये तो इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं पे इससे फायदा होता है तो ये तो इनको, ये बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं, मोदी जी को रोकने की बात करते हैं, सारी चीजें, तो ये क्यों नहीं बैठ के तय करते हैं? लेकिन तय तो ये तब करेंगे ना जब जहां पे इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा होगा। इसलिए इनकी जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो ये कैसे आपस में तय कर पाएंगे? इस वजह से ये अलग अलग धड़े अलग अलग चल रहे हैं। बाकी इनकी किसी तरीके से, और ये एक तरीके से हार मान चुके हैं। इन्होंने ईवीएम का रोना अभी से शुरू कर दिया है कि आगे चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, तो हमको ज्यादा जनता के बीच में ईवीएम के लिए रोना ना पड़े। तो ये हार मान चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अब इनको कुछ मिल नहीं रहा। तो ये गारंटी की बात मेरे साजिद भाई अभी कर रहे थे, ये 10 साल में जो मोदी जी ने काम करके दिखाया है ना, उसके बाद ये गारंटी आई है कि लोगों को विश्वास हुआ है उनकी बातों पर, उनके कहे गए कामों पर, तब ये गारंटी आई है और लोगों ने इसको स्वेच्छा के साथ स्वीकार किया। चलिए, फिलहाल 7 सीटों को लेकर जो हुंकार भरी है ओवैसी की पार्टी ने, ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि एक नाराजगी भी निकलकर सामने आई, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर जिन सीटों की मांग की थी ओवैसी ने, उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी। तो वो नाराजगी के तौर पर अब इसका फायदा किसको मिलता है? 2 की लड़ाई में अक्सर तीसरे को फायदा मिलता है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर चारू मेहरोत्रा जी, क्या कहेंगी आप? 7 सीटों चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन अपने आप को कितना मजबूत देख रहा है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस समय ओवैसी जी का चुनाव में जो उन्होंने 7 सीटों पर अपनी हुंकार भरी है, वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण तो है ही, क्योंकि उन्होंने भी अपॉर्चुनिस्ट की तरह उन्हीं जगहों को चुना है जहां पर वो समझते हैं कि माइनॉरिटी में वोट उन्हें ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि अभी तक जितनी भी उन्होंने मेहनत की है, जितने भी भाषण किए हैं, टीवी में भीड़ तो बहुत दिखाई दी, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबको सुनने की एक परंपरा है, मुझे लगता है कि एक ही पार्टी को वोट देते हैं लेकिन सारे पार्टी के नेताओं का भाषण सुनने पहुंच जाते हैं, और कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, लेकिन सब पहुंचते हैं। तो ये बात तो भीड़ की तो बात अलग रही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतने ही प्रभावशाली वो नेता होते तो अब तक उनके पास 2 एमएलए हैं, सॉरी एमपी हैं, वो खुद हैं, और एक औरंगाबाद से इम्तियाज जी हैं उनकी पार्टी के। तो अगर वो इतने प्रभावशाली होते तो जगह जगह उन्होंने जहां जहां चुनाव लड़े तो कम से कम 1 या 2 सीटों पर उनके होते। ये बात सही है कि निकाय चुनाव में जरूर वो थोड़े सफल हुए, लेकिन निकाय चुनाव में सफल होना वो एक लोकल मुद्दे होते हैं, है ना, जो उन चीजों को पुटअप कर लेता है तो उसमें जातीय समीकरण, लोकल प्रॉब्लम्स और इन सबको ध्यान में रखकर करा जाता है। अब रहा इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन में हम
माइनॉरिटी और अपने हिंदू और दूसरे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोडस ऑपरेंडी इनकी वही है कि कहें ये कुछ भी, लेकिन इनडायरेक्टली ये बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ इन्हें भेजा गया है और ये अपने भाषण से सभी चीजों से ये उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अगर इतने महत्वाकांक्षी ना होते तो ये इंडिया गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज करते और अपनी स्थिति का आकलन खुद करते, एस्टिमेट करते और तब वो अपनी सीटों के लिए, किसी तरह से आपका कहीं पर भी कोई अस्तित्व नहीं है और आप सीटों के लिए लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं, तो ये बात बताई जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी वैसे ही है। और बिल्कुल, दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो नहीं मैडम, ये बात जरूर चल रहा है कि 400 और के लिए इसीलिए मैंने ये जो सवाल किया था दावेदारी- समाजवादी प्रवक्ता से कि क्या भाई अब विचार किया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट को लेकर? मुझसे पूछ रही है कि इंडिया उनसे का जी जी चारू मेहरोत्रा जी, अपनी इंडिया बात को गठबंधन- पूरा कर लें। जी हम्म हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इस समय देखिए कॉम्प्रोमाइज तो सभी से, इंडिया जब गठबंधन है तो हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। हमने तो रालोद को भी करा था और जदयू को भी करा था, सुबह सपा को भी करा था, सभी लोगों को इनवाइट करा था। और गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि सब लोग अपने ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट को कम करके एक बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज में काम करें। और जहां तक अभी ये बात बहुत उड़ रही है कि 400 सीट्स पर ईवीएम की बात कही जा रही है और अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अभी से रोना रो रही हैं ईवीएम का, तो मैं ये बताऊं इसका दूसरा पक्ष भी देखा जा सकता है कि अभी से दावेदारी कर दी गई कि लोगों को मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड कर दिया गया कि हम 400 सीटें तो ला ही रहे हैं, अब उसे हम कैसे भी लाएं, ईवीएम की मदद से लाएं या कैसे भी लाएं, तो लोग ये नहीं कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे कि 400 आ रही हैं तो अब आ गई हमारी, तो हम इसमें ईवीएम का कोई वो नहीं है। तो इस बात का तो दावेदारी ना की जाए, लेकिन वेव पहचानी जाए और इस चीज को देखा जाए कि जनता का रुख कैसा है। और ये जो गठबंधन की बात है उसमें जरूर हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के ओवैसी जैसे और लोग भी आ सकते हैं पार्टी में जो पार्टी को कमजोर करने के लिए, इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चलिए, एक तरफ वैसे भी कवायद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इन चीज़ों को लेकर है कि छोटे छोटे दलों को एक करने की कवायद एक तरफ, और दूसरी तरफ एक ओवैसी ने ये दाव जो ताल ठोक दी है 7 सीटों पर लड़ने की, और वही हॉट सीटें जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मायने रखती हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इसको लेकर अगर आप लोग नहीं डर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो अच्छी बात है। एक बार कृष्णा पंडित जी का भी रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। कृष्णा पंडित जी, ओवैसी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर किसको फायदा मिलेगा इसका और किसको नुकसान, किस नजरिए से देख पा रहे हैं इसे? निश्चित तौर पर यह बात साफ है कि सियासत में किसी को छोटा आंकना ये भूल साबित होता है। और जिस तरीके की समीकरण पश्चिमी यूपी में है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूरे यूपी की सियासत को समझने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 वर्गों में बांटा जाएगा। तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड। पश्चिमी यूपी आप जानती हैं कि पश्चिमी यूपी जहां पूरे प्रदेश में 21% मुसलमान हैं, वहीं पश्चिमी यूपी में 32% मुसलमानों की संख्या हो जाती है। 32% सबसे ज्यादा। और पश्चिमी यूपी की जो राजनीति है वो दलित, मुसलमान और जाट इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। गौर कीजिएगा, दलित, मुसलमान और जाट इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है। और इसमें यदि सेंधमारी की जा रही है तो निश्चित तौर पर नुकसान जो होगा वो विपक्षी गठबंधन का होने वाला है, क्योंकि भाजपा को पता है कि हमारा यहाँ से कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं है, उसको निगलेक्ट करके चलती है। भाजपा अपने प्रत्याशी को वो जानती है कि ये जो आज का तारक चल रहा है उसमें वो परसेंटेज मान चलती है, हमको मिलने वाला वो नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीट है, जिसमें पिछली बार 19 पे बीजेपी का जो है फतवा जारी विजय हुआ था, और 4 पे सपा और 4 पे बीएसपी आई थी। और आरएलडी जो प्रमुख भूमिका में थी, लेकिन उसकी कोई भी खाता खुल नहीं पाया था। आरएलडी इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी मिला है, आप देख रही जानती होंगी। बिल्कुल। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जयंत चौधरी इस समय बीजेपी में शामिल हो गए। तो जाट का जो एक तबका है, जो 4% जाट पश्चिमी यूपी में, पूरे यूपी में है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कई गुना बढ़ जाते हैं। तो वो जो तबका है कहीं ना कहीं बीजेपी को एक वोट का परसेंटेज को बढ़ा है।
देखिए बीजेपी ने क्या साधा है, हमको ये समझना हो, जातिगत चीजों को यदि आप समझ पाओगे तो यूपी की राजनीति समझना आपके बस की बात नहीं। हाँ। बीजेपी ने क्या किया, सबसे पहले बीजेपी ने ओबीसी को अपने साथ लाने की कोशिश की। जो सैनी नेता थे, पश्चिमी यूपी के जो ताकतवर नेता थे, उनको साथ जोड़ा। इसके बाद जो आरएनडी प्रमुख हैं जयंत चौधरी जी, उनको अपने साथ ले आए। अब देखिए धीरे धीरे करके कुछ जो अलग हो रहे थे, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि आरएनडी के जो प्रमुख थे अखिलेश यादव जी के साथ थे, तो निश्चित तौर पर ये जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। फायदेमंद साबित हो रहा है और रणनीति भी बीजेपी की कुछ इसी तरीके की है। आपने देखा होगा पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी हो, उसको मजबूती देने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आगे बढ़ रही है, तो क्या इसके सहारे नैया पार हो जाएगी? देखिए पश्चिमी यूपी का आज भी आप जानती होंगी कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी कई गांवों में पानी नहीं जाती है, पाइप तो लग गए लेकिन पानी नहीं मिलती है। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए नकारापन कहिए या वहां तक सफल न होने की बात कहिए। दूसरी बात आप बता दूं आपको कि देखिए पश्चिमी यूपी में सवर्ण की वोट परसेंटेज बहुत कम है, न के बराबर। तो वो अब यहाँ बीजेपी टोटल दाव ओबीसी पे लगा रही है और ओबीसी के बड़े बड़े नेताओं को साध रही है। इसके साथ जो जाट है वो भी साथ में। चलिए मनदीप जी के रुख कर लेते हैं। मनदीप जी, ये साधने की कोशिश तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? पश्चिमी यूपी की स्थिति अगर कमजोर है तो उस कमजोर स्थिति को मजबूती कैसे मिले, इस पर बहुत काम किया जा रहा है। किसी को साधने की कोशिश किसी को साधने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्यों से लोगों के, जो अभी कृष्णा भाई हमारे कह रहे थे कि वहां पे पानी की बहुत समस्या है। आपको याद होगा कि ट्रेनों से टैंकर भर भर के पानी पहुंचाएगा। अब तो वहां पे व्यापक नमामि गंगे के जरिए वहां पे व्यापक रूप से वहां पे पानी की व्यवस्था कराई गई है। और जितना ज्यादा ध्यान भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में यूपी की 7 सीटों में अब उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और इससे किसको कितना फायदा होगा, क्योंकि ये बात तो साफ है, क्योंकि जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया है उससे सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता हुआ, यानी कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मौलाना तौकीर रजा की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तौकीर के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। सरकार की तरफ से वकीलों ने अपना पक्ष रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर। तो दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 2010 में बरेली दंगे का बरेली कोर्ट ने मास्टरमाइंड माना और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। राहुल मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी इस संबंध में? जी आपसे बता दूं, तौकीर रजा जो है कई वर्षों से वारंटी चल रहा था, जिसमें आज जो है कोर्ट ने उसे वारंट जारी किया है। अब पुलिस को कहीं न कहीं ये मुस्तैदी से इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जो है चुनाव सर पे है। जितने और भी ऐसे माफिया हैं सब पे ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस भी कर रही है, चाहे वो आबकारी विभाग हो और चाहे कोर्ट का जो कोर्ट वांछित है। और वैसे भी पुलिस इस समय एक्टिव दिखाई दे रहा है, इसलिए आज वारंट जारी हुआ है। अब हो सकता है 2 या 3 दिन में वो गिरफ्तार हो जाए। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये अहम खबर, मौलाना तौकीर रजा की याचिका पर
सुनवाई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 के महासमर में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।